एक खास बात हुई है। विधानसभा में विनियोग और वित्त विधेयक पर बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन के बीच रोचक चर्चा हुई। सवालों से जवाब टकराए, शायरी से शायरी। इस बीच सोशल मीडिया पर विकास के रंग भजन लाल के संग एक्स पर ट्रेंड करने लगा। एक या दूसरे नंबर पर लगातार बना भी रहा। अब चूंकि बहस विनियोग और वित्त विधेयक पर थी, तो यह जंग भाषा शैली ओरेशन स्किल्स की तो थी नहीं। जूली जब बोले 28 मिनट भड़ास निकाली, 32 मिनट कंटेंट पर रहे। सीएम भजनलाल ने कमान संभाली, 12 मिनट हमले बोले, फिर लगभग हर आरोप का जवाब दिया, फिर कंटेंट पर जूली से दोगुना समय लिया और अंत में नई घोषणाएं की। प्रश्न ये तो बाद में है कि कौन किस पर भारी पड़ा। पहला प्रश्न यही है कि क्या सीएम के उत्तर से विरोधी निरुत्तर हो गए हैं। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल मेरे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह। कुछ ही देर में कांग्रेस प्रवक्ता गोविंद पटेल भी जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। एकलव्य, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। जूली को भी आपने सुना और सीएम भजनलाल को भी आपने सुना। मैं ओरेशन स्किल पर नहीं जा रहा हूं। चूंकि विनियोग और वित्त विधेयक पर बहस हुई थी, तो हम कंटेंट की बात कर रहे थे। भले ही वो आपको बोर करे, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं ना कि भाषण बोर होते हैं, तो भले ही वो आपको बोर करे, कंटेंट किस में ज्यादा नजर आया? देखिए स्वप्निल जी, दोनों की बात कर लेते हैं। आपने पहले माननीय जो विपक्ष के नेता हैं उनकी बात कही, तो एक अंग्रेजी में एक मुहावरा है, एक इडियम है, जिसमें कहते हैं कि प्लेइंग टू द गैलरी, कि मतलब बस बातें करनी है लेकिन उसमें कोई तथ्य और आंकड़ों के आधार पे नहीं करना है। आपने देखा होगा कि एक आरएसएस की बात करी गई आज। हाँ, ध्यान दिया आपने? हाँ, आरएसएस में हिम्मत है तो राजस्थान में अभियान चलाए, छुआछूत खत्म करेंगे, दलितों को आगे लाए। हाँ। अब मैं आपको बताऊं ये क्यों कही गई, आपको इसका कारण बताता हूं। देखिए 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे ना, उसमें जो एक जिसे कहते हैं कि एक कांग्रेस की तरफ से कैंपेन चलाया गया था और उसमें जो दलितों का वोट एक तरह से बीजेपी से छिटका, वो उसके बाद जितने भी असेंबली इलेक्शंस हुए उसमें देखा गया कि वो वापस बीजेपी की तरफ आया है, इंक्लूडिंग जो राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव हुए। ठीक है, दूसरी बात आपको इसमें बताऊं, ये देखना, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना, हाँ, कि आप देखिए कि जो दलित नेता हैं, विपक्ष के नेता माननीय खुद ही, वो देखिए कि जब से उनका राजस्थान की विधानसभा में कद बढ़ा है, तब से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात, विधानसभा में अपने चरण ही नहीं रखे हैं उन्होंने। ये फैक्ट है, ये तथ्य बता रहा हूं आपको। देखिए आपको एक और बात बताता हूं कि मैं जो समझ पाया आज जो टीकाराम जूली जी कर रहे थे, वो बेसिकली अपने कद को और एनहांस करना, अपने जिसे कहते हैं कि कांग्रेस की जो आला कमान है उसको एक तरह से डिस्प्ले कर रहे थे कि मेरे में वो कैपेबिलिटी है कि मैं कांग्रेस को राजस्थान में और अनइंटेंशनली ये साबित भी किया उन्होंने। नहीं, ये साबित हुआ ही है। नहीं तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली? पिछले कुछ 10, 15, 20 दिनों में जो हमने विधानसभा में देखा है, कांग्रेस में यदि किसी का कद बढ़ा है तो वो टीकाराम जूली ही है। अब अपन आ जाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन एक काउंटर रहेगा आरएसएस वाले पर उसके बाद, जो आप बोल रहे हैं उसके बाद। नहीं, आप बताएं, मैं पहले उस पर जवाब दे दूंगा। मैं उसको बाद में ही जोड़ूंगा क्योंकि उसी के हिसाब से फिर मैं अटल जी के पास जाने वाला हूं। हाँ। तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भाषण रहा, देखिए मैं समझता हूं कि जैसा कि आपने कहा, हार्ड फैक्ट्स एग्जैक्टली, मतलब उन्होंने जो, मतलब रफली मैं जो समझ पाया, करीब 75 to 80% जो उनका भाषण था वो फैक्ट्स यानी कि तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित था। और देखिए एक जो जनप्रतिनिधि होता है, मुख्यमंत्री एक जनप्रतिनिधि है ना, तो सदन के पटल पे जनता की अपेक्षा यही होती है कि जब आरोप प्रत्यारोप तो सभी देखते हैं, और ये तो मतलब बाहर, उसके लिए तो हम यहाँ रोज बैठते ही है ना आरोप प्रत्यारोपों को डिस्कस करने के लिए, लेकिन सदन के पटल पे और खास करके एज द लीडर ऑफ द स्टेट एक जनता की अपेक्षा एक डेमोक्रेसी में ये होती है कि तथ्यों के और आंकड़ों के आधार पे सरकार के परफॉर्मेंस को वहां रखा जाए। और देखिए चाहे विपक्ष की ओर से कुछ भी एक धारणा क्रिएट करने की कोशिश करी जाए, एक नैरेटिव क्रिएट करने वाला भाषण दिया जाए, सच्चाई ये है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके ये आंकड़े जो हैं कई, मतलब अब मैं काउंटर करना चाहता हूं। मैं काउंटर ये करना चाहता हूं कि 28 मिनट तक लगातार अनवरत हमले बोलने के बाद
उन्होंने उन तमाम जो बातें पहले बोली थी उसको क्लब कर कुछ और आरोपों की गंभीरता बढ़ाने की कोशिश की। मैं बताता हूं कैसे। जैसे आरएसएस में उन्होंने दलित एंगल को छुआ और बाद में बताया कि भाई आप आरक्षण से छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो। पटवारी भर्ती 2024 में 1733 पद, एससी को 16% जाने थे 277, लेकिन गए 229 ही, ऐसा क्यों। एसटी में 12% जाना था 208, लेकिन 175 आपने घोषित किए, ऐसा क्यों। ये उन्होंने उसको क्लब किया है, देखिए स्मार्टली। इसके अलावा लाडली बहन योजना जो हाल ही में एक बड़ा हथियार के तौर पे सामने आई, उस पर कहा कि भाई क्या आखिरी वर्ष में घोषणा करेंगे। इसके अलावा उन्होंने पेंशन वाली बात जोड़ी कि किस तरह से अलग अलग चेहरों के अलग अलग स्टेटमेंट्स आए हैं। इन 3 सवालों के जवाब नहीं आए, बाकी तकरीबन सबको सीएम ने काउंटर किया। नहीं, आप देखिए कि ये जो आरएसएस वाला जो पूरा पॉइंट था ना स्वप्निल जी, ये यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको क्यों कहा कि ये प्लेइंग टू द गैलरी था, क्योंकि देखिए कि इससे वो मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं ना, एक तीर से 2 शिकार करना चाह रहे थे शायद। और वो 2 शिकार ये थे कि एक तो जो उनका जो सबसे पेट वोट बैंक है, जैसे पालतू वोट बैंक, एक तो वो क्योंकि आरएसएस को पसंद नहीं करता, तो एक तो उसको मैसेज देना चाह रहे थे। बिल्कुल हार्श वर्ड है, बहुत हार्श वर्ड। देखिए मैं तो वही कहूंगा जो मुझे सही लगता है। हाँ, अब वो हार्श अगर आपको उसको मानना है तो आप कह सकते हैं ऐसा। पर और दूसरा, मैं आपत्ति ले रहा हूं, हटा नहीं रहा हूं बस। हाँ। दूसरी बात ये कि जो दूसरा था वो स्ट्रेटेजिकली इसलिए था क्योंकि जो दलितों का जो वोट बैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक दुष्प्रचार के माध्यम से 2024 के लोकसभा चुनावों में जो बीजेपी से वो वोट बैंक छिटका और उसके बाद विधानसभा चुनावों में वो वापस बीजेपी की तरफ आते हुए देखा, वो उसको काउंटर करना चाहते थे। ठीक है। अब मैं एक सवाल यहाँ पर अटल जी आपसे लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं सवाल आपको अभी बता रहा हूँ, एक ब्रेक पर जाएंगे और उसके बाद लौटेंगे तो इस पर जवाब मैं आपसे लूंगा। सवाल आप अभी सुन लें। सवाल सिर्फ इतना सा है कि ऐसे होते हैं जवाब। मेरे ख्याल से सीएम ने आज जवाब देकर ये बताया, सिर्फ विपक्ष को भी नहीं, सत्ता पक्ष के भी कई चेहरों को, कि जवाब इस तरह से दिए जाते हैं, इस तरह से हार्ड फैक्ट्स के आसपास होते हैं। ये हार्ड फैक्ट्स बाकी दिन क्यों मिसिंग रहते हैं, उसी दिन क्यों आते हैं जब सीएम भजनलाल सामने होते हैं, इस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कांग्रेस प्रवक्ता गोविंद पटेल भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद जी स्वागत है आपका। अटल जी, आपने मेरा सवाल सुना था, सीधा जवाब। देखिए स्वप्निल जी, ये भी आपका कयास है। हमारी जब भी कांग्रेस कोई यदि वेग स्टेटमेंट नहीं, प्रश्न वेग सा नहीं होता, अगर टू द पॉइंट होता है और डेटा मांगती है, रिकॉर्ड्स मांगती है, तो हम देते हैं रिकॉर्ड्स। सीएम की स्टडी कंप्लीट थी, स्पीकर ने नहीं टोका, मंत्रियों को तो खुद स्पीकर ने भी टोका ना भाई। देखिए बात ये है कि जब वेग स्टेटमेंट होता है तो मंत्री भी उसी तरीके से, आप ही देखिए, अगर डेटा नहीं मांगा, आप इस तरीके का जवाब अगर कोई भी मांगे कि जब आईफा में जो माधुरी दीक्षित जी हैं वो तो सेकंड स्टैंडर्ड की हैं, अब इस तरह का अगर कांग्रेस के जो प्रतिपक्ष के नेता स्टेटमेंट देंगे, उसका कोई भी मंत्री या मान लो हमारे मुख्यमंत्री साहब क्या जवाब देंगे? 2 सेकंड, लेकिन उसका पहला पोर्शन तो क्या डेटा हो सकता है? लेकिन इनके जवाब ऐसे ही होते हैं। अचानक बोलेंगे कि हरियाणा से आपका कुछ भी नहीं हुआ। अब कैसे, अब उनको ये, आपने जब आईफा की बात की, बकायदा डीपीआर, आपने जब आईफा की बात की, मुझे लगता है कि अनावश्यक तरीके से उस चीज को पकड़ा जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि जब आईफा की बात टीकाराम जूली ने की तो उन्होंने ये बताया कि आपने 100 करोड़ तड़ से दे दिए। हालांकि टीकाराम जूली को 2 सेकंड, हालांकि टीकाराम जूली को ये समझना चाहिए था कि आईफा अवार्ड की डेट आ चुकी है, तो उस डेट के हिसाब से उसको शायद प्राथमिकता में पहले लिया गया होगा। लेकिन खाटू श्याम जी के लिए जो 100 करोड़ की बात हुई वो आपने अभी तक जारी नहीं की है। फिर उन्होंने महाकुंभ से कंपैरिजन कर खाटू श्याम जी के मेले की भी बात की। ये तो फैक्ट्स थे ना, हार्ड हिटिंग फैक्ट्स थे। अब एक बात बताइए, उन्होंने कहा पहले तो कहते हैं कि हमें महाकुंभ में है ना क्यों नहीं लेकर गए, फिर कहते हैं कि सब हमने पाप ही नहीं किए। तो अब हमने कहा, धारीवाल साहब ने कहा ना जांच कराइए, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वरिष्ठ नेता साहब की बात मान ली और उनकी जांच और उनके पाप अब सामने आएंगे। जब पाप आ जाएंगे तो फिर कुंभ होने वाला है, उसमें ले जाएंगे। और खाटू श्याम जी मेले पर जो उनका ऑब्जर्वेशन था वो तो सही था। उम्मीद से तो कम पर्यटक आए हैं या भक्त आए हैं। ना, आप इस बात को समझिए, खाटू श्याम जी और गोविंद देव जी, वहां पर भी बजट बकायदा घोषणा हुई है, अलॉट नहीं हुआ है। और क्योंकि
आप समझिए कि प्रायोरिटी भी तो तय करनी पड़ती है सरकार को। आईफा का तो पहले से डेट डिसाइडेड था, तो उसमें क्या उसके लिए आप उसको डिले कर सकते हो क्या? मान लो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए डेट डिसाइड हो गई, तो बोर्ड के एग्जामिनेशन का अगले साल थोड़ी बजट आएगा, इसी साल आएगा ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए स्वप्निल जी, अपन बात शुरू कर रहे थे, अगर आपकी प्रश्नों की स्पष्टता होगी तो उसके जवाब भी स्पष्टता से दिए जाएंगे और देते भी हैं। ठीक है। और अगर प्रश्न वेग होंगे तो उसके उत्तर भी वेग ही दिए जा सकते हैं या दिए जाएंगे। ठीक है। गोविंद पटेल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। लगभग 28 मिनट टीकाराम जूली अपने मन की बोलते रहे और उसके बाद वो आराम से विनियोग और वित्त विधेयक पर आ गए। 32 मिनट उन्होंने हार्ड फैक्ट्स रखे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनमें से कई सवालों के जवाब आए हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं आए। क्या विपक्ष निरुत्तर हुआ है? क्या आपके पास अब कुछ कहने को बचा है? देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहली बात तो यही है कि विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष से जवाब मांगना, सवाल करना, और दिए गए। लेकिन सत्ता पक्ष जिस तरह से कल रोहित बोरा ने इनके मंत्री से भी सवाल किया था, जो सही जवाब नहीं दे पाई थी, गोलमाल कर गए थे। ये अभी जो कह रहे थे सत्ता पक्ष लेकिन गोलमोल कर गए थे। शब्द सही रखना चाहिए हमको, गोलमाल नहीं, गोलमोल। तो इन्होंने जिस तरह से जो कल इनके मंत्री ने कहा कि हमने ये कर दिए, वो नॉर्म्स, तो आप कल तक पे हैं, आज जो सीएम ने कहा उस पर बताइए ना कि सीएम के जवाबों से आप संतुष्ट हैं, आप निरुत्तर हुए हैं या नहीं हुए? उसी पे आ रहा हूँ। तो ये अभी जो आंकड़ों की बात कर रहे थे, मैं उनके आंकड़ों के जो कल की बात है उसी से शुरुआत मैंने की है। तो जो आज मुख्यमंत्री ने कहा हम युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन युवाओं को लेकर इनके पास कोई ठोस प्रणाली या ठोस कार्यक्रम नहीं है। आज भी तो घोषणाएं नहीं है। जो अभी खाटू श्याम जी की हम बात कर रहे थे, खाटू श्याम जी जिस जिले से मैं आता हूँ उसी में खाटू श्याम जी है। तो मैं आपको बताऊं कि मंदिर कमेटी और वहां के व्यापारी लोग ये कह रहे थे कि साहब मेले का जो समय है वो कम कर दिया जाए, 5 दिन का या 7 दिन का कर दिया जाए, व्यवस्थाएं सही की जाए। लेकिन व्यवस्थाएं इतनी खराब रही कि उसके लिए व्यापारियों को धरना देना पड़ा, बंद करना पड़ा। उसका नहीं तो उसका महाकुंभ से कंपैरिजन क्यों? देखिए आस्था का केंद्र जो है खाटू श्याम जी आस्था का केंद्र है, और महाकुंभ भी तो एक महाआयोजन हुआ ना और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है, भावनाओं से। वहां सफल आयोजन तो हम तब कहते हैं जब कितनी घटनाएं हुई। आप देखिए गोविंद भाई, मुझे लगता है कि समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कांग्रेस को भक्त मुश्किलें नहीं देखते हैं, भक्त पहुंच जाते हैं। अब आप आरएसएस को खींच लाए, आरएसएस को लाने का एक आरएसएस को आप सदन में खींच लाए, आरएसएस के अलावा आप यूट्यूब चैनल को खींच लाए, उसके अलावा आप वो पोर्शन भी ले आए कि भैया ये फेवरेट एक्टर वाला। आप लोग कर क्या रहे थे? आपको सवालों के जवाब चाहिए थे तो सवाल अच्छे पुटअप करते ना। मैं ये कह रहा हूं, आप कहां के सवाल ला रहे थे? देखिए 100 करोड़ रुपए प्रदेश की जनता के जो गाड़ी कमाई है उसका हिस्सा खर्च हुआ है स्वप्निल जी। उसमें आपका भी शेयर है, मेरा भी शेयर है, और सभी प्रदेश की पूरी हाँ। तो मुझे लगता है आपको पता है आईफा कितनी कंट्रीज में वो आएगा, कितनी कंट्रीज में दिखेगा। और जब वो राजस्थान का बैकग्राउंड देखेंगे या राजस्थान का बैकड्रॉप देखेंगे तो टूरिज्म को बूम मिलने की एक गुंजाइश तो है। लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर की सोच के लिए। राजस्थान के लिए इससे क्या फायदा होगा? अरे भैया, मैं ये कह रहा हूं कि जब विदेशों में आईफा दिखेगा और लोग देखेंगे, वो राजस्थान को सर्च करेंगे तो हो सकता है एक पॉसिबिलिटी बनती है। अगर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक पॉसिबिलिटी को खंगाला गया तो उसमें कोई बुराई, मतलब सिर्फ बुराई ही ढूंढे, ये क्या है? उसका पॉजिटिव साइड भी तो देखा जा सकता है। बुराई नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो आईफा अवार्ड हुआ है उसमें जो पैसा लगा है उस पैसे को अगर सरकार जो जरूरत की चीजें हैं उनमें खर्च करे। हमारे जो पूर्व मंत्री है उन्होंने भी कहा, मतलब कांग्रेस राज में इस तरह के आयोजन नहीं होंगे, आप घोषणा कर दीजिए। आप जब कभी का एक तरीका, और जो आप राजस्थान की जनता के लिए बताइए ना आईफा। अरे पर मुंबई में जब शासन में थी तो मुंबई में भी तो बड़े बड़े आयोजन होते हैं जो आप ही लोगों ने करवाए भाई।
क्या युवाओं को ठीक है, रोजगार अब मिलेगा? एक सवाल है, महिलाओं को एक बहुत रोजगार जरूरी मिलेगा? सवाल है। हाँ, एकलव्य, मेरे सवाल के साथ ही जोड़ लीजिएगा जवाब में। मैं ये कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस, हम जूली जी के पूरे स्पीच को देखें तो सेंसिटिविटी से खेल रही है क्या? वो सेंसिटिव पॉइंट्स उठा रही है जो सोशल फाइबर के लिए अच्छा ना हो? क्योंकि आप अधिकतर चीजें देखिए, छुआछूत, दलित, महिलाएं, आरक्षण से देखिए SC ST का परसेंटेज, बैनर, पोस्टर, ये सब सेंसिटिव इश्यूज हैं। देखिए मैं आपको बताऊं स्वप्निल जी कि एक तो क्योंकि अभी आईफा की बात हुई तो एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि आप नोट करेंगे कि भारत में क्या मुंबई और उसके अलावा विदेशी लोकेशंस को छोड़ के भारत में आईफा और कहां-कहां आयोजित हुआ है? कहीं नहीं। तो क्या ये एक प्रेस्टीज का मैटर नहीं है? क्या ये लोग नहीं जानना चाहेंगे कि राजस्थान ही क्यों चूज किया गया इसके लिए? तो जैसे कि आपने बताया, ये एक लॉन्ग टर्म विजन फॉर एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर राजस्थान किया गया है, जो सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है, लेकिन एफर्ट सही डायरेक्शन में है। ऐसे कई आयोजन देश विदेश में करे जाते हैं जिससे कि एक्सपेक्टेशन ये रखी जाती है कि इससे हमारी इकोनॉमी को फ्यूचर में बूस्ट मिल सकता है। आईफा की बात ये रही। इसके अलावा आपने दो बात करी, एक तो आपने दलितों वंचितों की बात करी, मैंने सेंसिटिविटी की बात की, सेंसिटिव इश्यूज को टैकल कर रही है। कि अभी हरियाणा की बात हो रही थी ना, हरियाणा में कांग्रेस चुनाव क्यों हारी? सिर्फ इसलिए हारी क्योंकि उन्होंने स्वयं अपनी दलित सबसे बड़ी नेता कुमारी शैलजा जी के साथ जो व्यवहार करा, जीता जिताया चुनाव कांग्रेस हारी वहां पे। इस फैक्ट में कोई मतलब दो राय है ही नहीं। उसके बाद आपने एक महिला अत्याचार और अपराध की बात करी ना, महिला अपराध और अत्याचार के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बहुत दिनों से सोशल मीडिया और मैंने देखा है कि कई डिबेट्स पे भी कांग्रेस प्रवक्ताओं के द्वारा एक धारणा बनाने की स्टेट में कोशिश करी गई कि जैसे कि जो राजस्थान में जो अनकंट्रोलेबल महिला अत्याचार और अपराध हो रहा है, परंतु आज मुख्यमंत्री जी ने फैक्ट्स और डेटा के साथ बताया, जो कि मैं समझता हूं भाजपा को बहुत पहले करना चाहिए था, कि किस तरह से हर अलग अलग तरह के महिला अपराधों में यहां पे कमी आई है भाजपा की सरकार का शासन आने के बाद। तो मैं यही कहना चाहता हूं। ठीक है, मैं एक पॉइंट और गोविंद पटेल जी से लूंगा, उसके बाद फिर मैं अटल जी के पास जाऊंगा। गोविंद पटेल जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जूली साहब ने ये कहा कि मैंने जब भरतपुर का जिक्र किया तो सीएम साहब भरतपुर गए और वहां पर चीजों को सुधार दिया। इसका मतलब है कि एक ऐसा सदन का नेता है जो विपक्ष को सुन रहा है और विपक्ष की बोली कई बातों को उन्होंने अपनी नई घोषणाओं में शामिल किया है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन आप क्या पूछ रहे हैं? आप ये बोल रहे हैं कि साहब शिलान्यास हो रहा है तो मंत्री विधायकों के बेटों के या परिवार वाले जा रहे हैं, हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? आपको इस बात से टेंशन हो रही है कि कांग्रेस के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और इन दोनों घटनाओं में आपने एक भी इंसिडेंट्स को जोड़ा नहीं। मतलब जूली ने सदन के पटल पर किसी भी एक वेग आरोप तो लगा दिया, लेकिन उससे जुड़ा कोई इंसिडेंट्स नहीं दिया। देखिए, मुख्यमंत्री जी अगर विपक्ष की बात सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें हम ये नहीं कह रहे कि भाई ये गलत बात है, लेकिन जो खामियां कमियां रह रही है वो क्यों रह रही है? प्रदेश की जनता ने जब उन्हें चुना है तो प्रदेश की जनता ये चाहती है कि सरकार बेहतर प्रशासन, बेहतर शासन हमें दे, लेकिन प्रदेश तो आप ये कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा अच्छा कर रहे हैं, बस वो अपनी स्पीड बढ़ाएं। स्पीड नहीं, कुछ कमियां जो रही है वो क्यों रह रही है? जो इन्होंने वायदे किए थे, जो इन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए थे, अभी जैसे राजनीतिक विश्लेषक जो कह रहे थे कि बीजेपी को ये काम पहले करना चाहिए था, ये आपको बताना चाहिए था उनको। और वैसे भी आप तो उसी तरह से बात करते, फिर आप नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे कि मुझे ये कह दिया। नहीं, आज कोई नाराज नहीं होगा, आज बहुत अच्छा रहा है। गोविंद जी, मैं आपसे कभी नाराज होता ही नहीं प्रदेश में। लेकिन सत्यता यह है कि प्रदेश की स्थिति कानून व्यवस्था को लेकर बिगड़ी हुई है, महिलाओं पर अत्याचार। नहीं, लेकिन आज सीएम साहब ने आंकड़े भी तो दिए और महिला सुरक्षा के लिए अलग से विंग की भी मतलब अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट्स की भी घोषणा की है। स्वप्निल जी, घोषणा धरातल पे आएगी तब तक कितनी महिलाओं पे किस तरह की जातियां, किस तरह के अत्याचार होंगे। आज प्रदेश में आप देखिए समाचार पत्रों में, टीवी चैनल्स पर रोज इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक छोटी सी बात है, अब जैसे गोविंद जी ने कह दिया कि मैं नाराज हो जाऊंगा, एक प्रश्न मैं भी इनसे बड़ी विनम्रता से पूछ लेता हूँ, देखता हूँ ये नाराज होते हैं नहीं। आईफा के यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने पे जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, मैं पूछना चाहता हूँ कि 1982 में इंदिरा गांधी जी ने जो दिल्ली में एशियाड गेम्स का आयोजन करवाया था, उससे भारत को क्या फायदा हुआ था?
जरा बताइएगा क्या रेवेन्यू आई थी भारत को? देखिए गेम्स कॉमनवेल्थ और से आईफा अवार्ड में तो रेवेन्यू गया था। ग्लैमर की दुनिया है। मतलब उसमें साहब और यहाँ पे खेल कुछ में नहीं 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 नहीं, लेकिन जब ठीक है एक पॉइंट है अटल जी, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। सवाल लेने से पहले गोविंद जी से मैं बस एक छोटा सा कमेंट और लेना चाहता हूँ। गोविंद जी देखिए क्या है, जब आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं तो महिलाओं को पूरा सम्मान देना भी चाहिए। जब जूली जी ने माधुरी दीक्षित का समय गया बोला, या जब ये बोला कि अब वो फर्स्ट फर्स्ट लीग वाली नहीं रही है, वो सेकंड लीग की हो गई है, तो ये भी एक तरह से आप किसी महिला को डाउनग्रेड ही कर रहे हैं, आप उसे डाउन प्ले कर रहे हैं। देखिए स्वप्निल जी, उनका कहने का मतलब चाहे जो भी रहा हो, उनका कहने का मतलब था जो ट्रेडिंग में जो चल रहा है कौन उसकी कह रहा है बात माधुरी कर रहे दीक्षित थे। इज नॉट उनका कहने ट्रेंडिंग? का मतलब ये नहीं था। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेता महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं का अपमान नहीं करते। ठीक है, माधुरी दीक्षित जी के लिए अब जो भी कहा वो उनका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स था, लेकिन मुझे उस पर आपत्ति थी, इसलिए मैंने उसको सवालों में जोड़ लिया। अटल जी, मैं अब आपसे एक बात बोल रहा हूं। अटल जी देखिए, विजन क्लियर करने में सीएम भजनलाल पूरी तरह से सफल रहे, लेकिन मिशन स्पीड पर उसे पूरा करने में भजनलाल सरकार पूरी दायित्वधारी होगी। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, हर घर जल के जो डेटाज हैं वो एग्जैक्ट हैं, उसमें कहीं कोई कमी बेशी नहीं है। 2024-25 में आपने कहा कि हम 25 लाख नल लगाएंगे, लगे कितने? 9 लाख कुछ हजार, है ना? तो आप अपने लक्ष्य से पिछड़ तो रहे हैं, कर रहे हैं काम, और कांग्रेस को भी यही दिक्कत है कि जो कमियां रह रही हैं उसे दूर करिए। देखिए, आपने अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब के स्टेटमेंट सुने तो उन्होंने 2 बात कही, और नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी उसमें से एक बात तो इंक्लूड की। उन्होंने कहा कर्ज बढ़ रहा है। ये कर्ज जो था 5,59,000 तो कांग्रेस ही छोड़ के गई थी। हम नए आए, बहुत सारे, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन हुए, कई सारे इलेक्शंस हुए, पैसों का भी मैनेजमेंट, वित्त का मैनेजमेंट भी किया जाना होता है, और कंटिन्यू चीजें तो चली रही है, चीजें रुक थोड़ी रही है। लेकिन हम इसमें एक चीज है अटल भाई, इसमें इशू जो है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें इशू ये है कि राजस्थान की परिस्थितियां कई सारी योजनाओं की कॉस्ट को बढ़ा देती है। ये बहुत आसान समझ की बात है। ये बात जब गहलोत सरकार थी वो भी पॉइंट आउट कर रही थी, लेकिन तब हम स्वीकार नहीं कर रहे थे। अब अच्छी बात यह है कि चूंकि डबल इंजन है तो उस चीज का सॉल्यूशन निकल रहा है। तो ऐसे में ये होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर इंजन बदल गया इसलिए सपोर्ट नहीं मिलता था ऐसा सेंटर नहीं से। है। ये देखिए, अब बेसिकली जो कुछ समय लगता है एक बार वापस से संतुलन में आने के लिए, तो वो जो शुरुआती समय है वो लग चुका है। अब हम तेजी से देखिए, आज ही घोषणा की है ना कि 30 मार्च तक 3 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पे आ जाएंगे। ये पूछ रहे थे ना कि 35 लाख में से कितने आ जाएंगे, उन्होंने कह दिया आज, और स्पष्ट कहा कि इतने 30 मार्च समय भी दे दिया। अब ये जो 3 लाख के एमओयू आएंगे, तो 3 लाख मतलब आप ये देखिए, वो रेवेन्यू है वो काम आएगी। ये पैसों का मैनेजमेंट भी हम वित्त का प्रबंधन भी कर रहे हैं, और हम विधायकों को भी पैसे दे रहे हैं कि भाई आप सड़क, और क्या आप विपक्ष को अपने साथ लेकर नहीं चल रहे हैं? देखिए, क्या आप विपक्ष को अपने साथ लेकर नहीं चल रहे हैं? विपक्ष का ये कहना है कि महाकुंभ आप हमें नहीं ले गए, विपक्ष का ये कहना है कि आईफा के पासेस आपने नहीं दिए, जबकि उनको आईफा से आपत्ति है। ये जूली साहब ने कहा है कि हमें आईफा के पासेस नहीं मिले साहब। टैबलेट भी देते हैं, करोड़ों रुपए भी देते हैं कि जनता के काम कराइए। लैपटॉप भी दे दिया आज, सुनिए, हाँ लैपटॉप भी दे दिया। अब एक और बात कि देखिए, इनकी अंदरूनी लड़ाइयां हैं, उसको तो ये इनको खुद को ही सल्टाना पड़ेगा। अब हम क्या करें कि डोटासरा जी को प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाकर टीकाराम जूली साहब को बना दिया। हम तो उनका सम्मान करते हैं, और राज्यपाल अभिभाषण में उनको भाषण नहीं देते। गोविंद भाई विधानसभा सत्र में भी सत्र खराब करके और निकलने लग गए। मेरा अंतिम सवाल एकलव्य से रहेगा, लेकिन उससे पहले गोविंद भाई मैं एक बात बोलूं आपको। जब सीएम भजनलाल ने ये कहा ना कि सदन अब अच्छे से चल रहा है, इसके लिए मैं किसे धन्यवाद दूं, स्पीकर को या उस व्यक्ति को जो अभी अदृश्य है पिछले कुछ दिनों से, तो आप समझिए कि सच में सदन अच्छे से चल रहा है।
आई डोंट नो व्हाट, क्या बदला, मुझे नहीं बदला। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बीजेपी रातों रात बदल गई या कांग्रेस रातों रात बदल गई। इनको जो डर था कि जो टीकाराम जूली जी और गोविंद डोटासरा जो दोनों इनकी जोड़ी मिलके जिस तरह से सरकार को घेरने का काम कर रही थी, वो जोड़ी टूट क्यों गई? बीजेपी नेताओं को और बीजेपी सरकार को ठीक है, ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है, मेरा अंतिम सवाल है, कांग्रेस में इनकी आपसी लड़ाई चल आज रही तो है। सब शायराना हुआ है भाई, इसमें तो कोई दौराई नहीं है। लेकिन ये तो आज तो सब शायराना हुआ है। बीजेपी को डर लग रहा था या सरकार को डर लग रहा था, इसलिए कांग्रेस ने तरस खा के अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को सदन में भेजा ही नहीं। किस तरह? ठीक है। अब एक लास्ट मेरा सवाल है, मैं ये बोल रहा हूं कि हम सीएम भजन लाल को ट्रैक करते हैं उनकी पहली सदन में स्पीच से लेकर अब तक के सफर पर। अभिभाषण पर बहस जब होती है वो ज्यादातर इशारों में तंज के साथ, हमलों के साथ होती है। वो स्टेज उन्होंने क्लियर किया। एक वो स्टेज की जब सदन नहीं चलेगा तो मैं नेता सदन के तौर पर आकर सदन चलाने में या सदन को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता हूं, वो स्टेज उन्होंने क्लियर किया। बजट स्पीच के बहस पर जब वो जवाब देते कभी भी दिखाई दिए हैं पिछले सत्रों से अब तक में, तो वहां पर वो स्टेज दिखाई दिया कि मुझे कैसे सरकार को बैक करना है, एक एक व्यक्ति को बचाना है। और आज के स्टेप में यह समझ में आया कि अगर कंटेंट की बात आएगी और अगर सरकार असफल हुई है कंटेंट देने में तो मैं बैठा हूं, डरने की जरूरत नहीं है, मैं कंटेंट दूंगा। किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं भजन लाल को अब हम? देखिए, बाकी बातें तो हमने करी ही। आप देखिए कि विपक्ष ने जो भी किया वो बेसिकली नैरेटिव्स क्रिएट करने की बात थी। आप नैरेटिव में देखिए कि मतलब ये जैसे खाटू श्याम जी की ही चिंता की बात है, ये वही लोग हैं जो कि पिछली सरकार में बैंड ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई की रैली करवा रहे थे, उनको चिंता है सनातन की। तो देखिए, जनता सब समझती है, नैरेटिव्स दोनों तरफ से अटेम्प्ट किए जाते हैं, परंतु भजन लाल जी के लिए यह देखना पड़ेगा कि उन्होंने आज जो अपना 80% भाषण है, वो जो वक्तव्य रहा उनका, वो हार्ड फैक्ट्स, तथ्यों और आंकड़ों के ऊपर रहा। और मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं से सीएम बने और इतनी स्पीचेस में उन्होंने कितना लंबा सफर तय किया, ये मेरा सवाल है। जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए, इन तथ्यों और आंकड़ों से क्यों लंबा सफर की झलक क्यों दिखाई देती है, क्योंकि ये यही तथ्य और आंकड़े हैं जिसकी वजह से पिछले वर्ष उन्होंने 1 साल सरकार के कंप्लीट लगभग होने के बाद, जहां 7 उपचुनाव जो हुए 7 विधानसभा क्षेत्रों में, तो 7 में जहां बीजेपी 1 पे खड़ी थी उसमें से 5 जीत के आई, 7 में से 5 जीत के आई। तो बिना तथ्यों और आंकड़ों के अगर और इस तरह का रिजल्ट जब धरातल पे आता है ना, तभी ये कॉन्फिडेंस एक लीडर का विधानसभा के पटल पे दिखाई देता है। एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूं कि जवाब इस तरह से दिए जाते हैं, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सीखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।